नमस्कार दोस्तों। आज हम इतिहास के उस धूल भरे पन्नों को पलटने जा रहे हैं जहां एक तरफ सुरताल और संगीत की मधुर गूंज थी तो दूसरी तरफ अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला देने वाली एक ऐसी गुप्त साजिश चल रही थी जहां जिसकी कल्पना भी गोरे अफसर नहीं कर सकते। यह महागाथा है बिहार के सारण जिले के मिस्र वलिया गांव में जन्मे एक ऐसे कालजयी व्यक्तित्व की जिन्हें दुनिया महेंद्र मिश्रा के नाम से जानती है। 16 मार्च 1886 को जब पंडित शिवशंकर मिश्रा के घर इस बालक का जन्म हुआ तब किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक साधारण और संपन्न ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ यह बच्चा आगे चलकर भोजपुरी साहित्य का तुलसीदास भी कहलाए और ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द भी बनेगा। महेंद्र मिश्रा का व्यक्तित्व एक पहेली की तरह था, जहां एक तरफ वे कोमल हृदय के कवि और शास्त्रीय संगीत के मर्मज्ञ थे, वहीं दूसरी तरफ वे एक बेहद शातिर, साहसी और अडिग क्रांतिकारी थे। उनके जीवन का सबसे रोमांचक और खतरनाक अध्याय तब शुरू हुआ जब भारत में स्वाधीनता संग्राम की आग चारों तरफ फैल चुकी थी और क्रांतिकारियों को अपनी गुप्त गतिविधियों को अंजाम देने के लिए धन की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा था। यहीं से उस किंवदंती का उदय हुआ जिसने न केवल अंग्रेजों की नींद उड़ाई बल्कि उनकी पूरी आर्थिक व्यवस्था की नींव हिला दी। महेंद्र मिश्र को नोट छापने वाली वह जादुई मशीन आखिर मिली कहाँ से और यह विचार उनके मन में कैसे आया, यह सवाल भी इतिहासकारों और आम लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा। कहा जाता है कि युवावस्था में जब वे अपनी कलकत्ता यात्रा पर थे तब उनकी मुलाकात कुछ ऐसे विशेषज्ञों और भूमिगत क्रांतिकारियों से हुई जो मुद्रण यानी छपाई की तकनीकी और धातुओं के काम में बेहद माहिर थे। वहीं से उन्होंने गुप्त रूप से नोट छापने वाली विशेष डाई और मशीन के अलग अलग पुर्जे खड़ी की, मशक्कत के बाद हासिल किए। उन्होंने अपने पुश्तैनी घर के एक बेहद सुरक्षित अंधेरे और गुप्त तहखाने में इस मशीन को स्थापित किया जिसे बाहर से देख पाना मुमकिन नहीं था। उनकी कलाकारी और बारीकी पर पकड़ इतनी गजब की थी कि उनके छापे हुए नोट और सरकारी असली नोटों के बीच फर्क कर पाना बेहद मुश्किल था। वे रातों रात मसालों की रोशनी में नोट छापते और उन रुपयों का चुपचाप देश के आजादी के लिए लड़ रहे क्रांतिकारियों तक पहुंचा देते या फिर रात के अंधेरे में उन गरीबों की झोली भर देते जिनके पास आने के लाले थे। उनका मकसद निजी स्वार्थ नहीं था बल्कि वे चाहते थे कि जाली नोटों के जरिए अंग्रेजों को राजस्व और उनकी ताकत पूरी तरह खोखली हो जाए। इसी हैरतअंगेज काम की वजह से लोक कथाओं में उन्हें छपरा का रॉबिन हुड कहा जाने लगा। उनके घर के बाहरी दालान में अक्सर राग, रंग और संगीत की महफिलें सजती थी, जहाँ वे अपनी रचित पूर्वी और कजरी गाते थे, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं था कि उसी मिट्टी के नीचे एक समानांतर सरकार की टकसाल चल रही है। लेकिन नियति का चक्र बड़ी तेजी से घूम रहा था और अंग्रेजों को इस बात की भनक लग चुकी थी कि बाजार में जाली नोटों की एक जबरदस्त बाढ़ आ गई है, जिसका केंद्र छपरा का यही शांत इलाका है। उन्हें पकड़ने के लिए ब्रिटिश खुफिया विभाग यानी सीआईडी की एक बेहद चालाक अधिकारी राय बहादुर महेश्वर प्रसाद ने एक लंबी योजना बनाई। वह अधिकारी खुद एक कला प्रेमी और संगीत का शौकीन बनकर महेंद्र मिश्रा की महफिलों में उठने बैठने लगा। उसने महेंद्र मिश्रा के गानों की तारीफ की, उनके साथ बैठकर घंटों चर्चा और धीरे धीरे उसने महेंद्र मिश्रा का अटूट विश्वास जीत लिया। विश्वास का यही रिश्ता आगे चलकर महेंद्र मिश्रा की सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुआ,
क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि संगीत के नाम पर उनके साथ होने वाला व्यक्ति गद्दार हो सकता है। एक अंधेरी रात और काली रात और महेंद्र मिश्रा अपने उस गुप्त तहखाने में मशीन चला रहे थे और नोटों की गड्डियाँ तैयार हो रही थी। तभी जासूसी के उस गहरे जाल ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। साल 1924 के आसपास भारी पुलिस बल और सशस्त्र जवानों के साथ उनके घर पर अचानक छापा पड़ा और वे रंगे हाथों मशीन की स्याही और नोटों के साथ गिरफ्तार कर लिए गए। इस गिरफ्तारी ने पूरे बिहार और उत्तर प्रदेश में तहलका मचा दिया। उन पर राजद्रोह, जालसाजी और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसे गंभीर मुकदमे चलाए गए। अदालत में जब कार्यवाही शुरू हुई तो उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं था, बल्कि एक गर्व था कि उन्होंने अपनी कला का उपयोग देश की आजादी के लिए किया। उन्हें 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और बिहार की मशहूर बक्सर जेल भेज दिया गया। जेल की सलाखें और कालकोठरी का सन्नाटा भी उनकी प्रतिभा और देश प्रेम की लौ को बुझा नहीं पाया। कारावास के दौरान ही उसने उन कारावास के दौरान ही उनके भीतर का कवि पूरी तरह जागृत हुआ और वहीं उन्होंने महेंद्र, मंजरी, अपूर्व रामायण और भीष्म प्रतिज्ञा जैसी अमर कृतियों की रचना की। उनके लिखे गीत जेल की दीवारों को फांद कर बाहर आने लगे और आम जनता के बीच विद्रोह का स्वर बन गए। महेंद्र मिश्रा का परिवार समाज में एक बेहद प्रतिष्ठित था, लेकिन इस घटना के बाद उन्हें कई सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनके छोटे भाई और परिवार के अन्य सदस्यों ने बड़ी बहादुरी से उस संकट का सामना किया। महेंद्र मिश्रा की गौरवशाली विरासत को कभी झुकने नहीं दिया। सजा काटने के बाद जब वे बाहर आए, उनकी सेहत गिर चुकी, लेकिन उनके हौसले अभी भी हिमालय की तरह अडिग थे। उन्होंने अपना बाकी जीवन साहित्य और समाज सेवा में समर्पित किया। 30 दिसंबर 1946 को जब पूरा हिंदुस्तान आज़ादी की सुनहरी दहलीज पर खड़ा था और हर तरफ जश्न की तैयारी हो रही थी, तभी इस महान क्रांतिकारी कवि ने अपनी अंतिम सांस ली। यह बेहद दुखद रहा और वे अपनी आंखों से भारत को आज़ाद होते हुए देख नहीं पाए। लेकिन उनकी मशीन से निकले उन नोटों ने और उनकी कलम से निकली उन ओजस्वी कविताओं ने आज़ादी की अलख को घर-घर तक पहुंचाने में एक भूमिका निभाई। आज भी जब छपरा की गलियों में या गंगा के घाटों पर कोई पुरानी पूर्वी गाई जाती है, तो महेंद्र मिश्रा की यादें और उनकी दिलेरी के किस्से ताज़ा हो जाते हैं। वे एक ऐसे विरले नायक थे जिन्होंने कागज के टुकड़ों पर सिर्फ कविताएं नहीं लिखी, बल्कि उन पर अपने लहू और पसीनों से आज़ादी की असली इबारत लिखी। उनका जीवन हमें सिखाता है कि क्रांति का रास्ता केवल बंदूक से नहीं, बल्कि कला, कलम और साहस के मेल से भी तय किया जा सकता है। नमस्कार।